नमस्कार इन सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों चंद घंटे बचे हैं तुम्हारे पास और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर दिमाग में जो भी पड़ा था ना सब खिसक चुका है, सब निकल चुका है। और कुछ बच्चे तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं बेटा स्टार्टिंग से। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं। देखो दोस्तों यार, जो आपके आसान चैप्टर्स है ना वहां से कुछ शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट शॉर्ट सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 60 से 70% सवाल बेटा आसान ही रहेंगे। अगर हम इन्हीं के अराउंड बेटा एंड के आवर्स में प्रैक्टिस करके चले जाएं तो यार यहां से तो मार्क्स निकल जाएंगे ना। तो बस वही मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। हर एक सवाल को बेटा आप लोग मेरे साथ प्रॉपरली सॉल्व करोगे। जो भी मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखूंगा आप उसको बढ़िया तरीके से दिमाग में डालने की कोशिश करना। पक्का आपको एग्जाम में ये सारे के सारे यूजफुल लगने वाले हैं। पहला सवाल है बेटा आपका, सिंपल सा सवाल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे सवाल आएगा, चाहे वेक्टर फॉर्म का आए चाहे कार्टेशियन फॉर्म का है। हो सकता है सवाल थोड़ा घुमा के दे दे, लेकिन हम लोगों को इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन। एटलीस्ट हम फॉर्मूला लिखाएं, थोड़ा बहुत कैलकुलेट कराएं तो यार ग्रेस मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो एकदम बेटा सिंपल सवाल है तुम्हारा। तुमको दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में और तुमसे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो देखो मैं तुमको एकदम प्रॉपर फॉर्मूला भी बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होगा। तो मेरे साथ मिलके तुम लोग याद करो। लाइन की इक्वेशंस मान लो अगर तुमको दो ऐसी दी होती हैं, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन और नीचे a1 b1 c1। ठीक है, a1 b1 c1। दूसरी लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू और नीचे बेटा a2 b2 c2। ठीक है, अब यहां पर तुम कंपेयर करके सबसे पहले तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 को रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, तो अपन लोग बेटा यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा x1 किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, हमारा x1 हो जाएगा 8, y1 हो जाएगा, देखो +9 है तो y1 हो जाएगा हमारा -9। ये छोटी छोटी बातें जो आप समझ सकते हो, मुश्किल नहीं है बेटा ये कुछ भी। ठीक है, और आपका z1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। सिमिलरली x2 y2 z2 लिख लेते हैं तो अपना x2 किसके बराबर है, 15 के बराबर, y2 किसके बराबर है, 29 के बराबर और z2 किसके बराबर है, 5 के बराबर। और उसके बाद बेटा आप लोग ये देखो कि ये आपका हो गया a1, ये आपका हो गया b1, ये आपका हो गया c1। सिमिलरली ये हो गया बेटा आपका c2, ये हो गया आपका b2 और ये हो गया आपका a2। अब बेटा फॉर्मूला क्या है, आराम से फॉर्मूला को अपने दिमाग में डालो। देखो इस तरीके से याद कर लो, फॉर्मूला नहीं भूलोगे। सबसे ऊपर आता है आपका एक प्यारा सा डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, x2 माइनस x1 पहली रो में, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 7। यहां पर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 29 माइनस ऑफ -9 38 और फिर 5 माइनस ऑफ 10 -5। फिर क्या आता है बेटा a1 b1 c1 और फिर a2 b2 c2। मतलब इसके नीचे वाले आप दो रोज यहां से बनाओगे तो ये 3 -16 7। और प्लीज लाइंस को देख लेना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। जैसे यहां पर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है सर कि x y z का कोफिशिएंट आपको 1 दिखना चाहिए। ठीक है, 3 8 और -5। ये आपका बेटा न्यूमरेटर का काम हो गया। आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और आपके डिनोमिनेटर में क्या आता है, रूट डालिए प्यारा सा। और फिर आपको कुछ नहीं करना होता बेटा। देखो कैसे याद रखोगे, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ये करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि फॉर्मूला ही आपको दिमाग में आ जाए। वैल्यूज नहीं डाल रहा, वैल्यू तुम डाल देना, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये और ये हो गया। अब पकड़ो बेटा इनको और इनको, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो c1 a2 माइनस a1 c2 या फिर a1 c2 माइनस c2 a1 भी कर सकते हो, c1 a2 भी कर सकते हो, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही बेटा एक तीसरा बंदा आएगा, कहां से, यहां से और यहां से आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर।
A1 B1 क्या है, C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, सारी चीजें आपको बता रखी हैं। वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। एंड में बेटा मैग्नीट्यूड ले लेना बस, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो आप उसका मैग्नीट्यूड लेके आंसर छोड़ दोगे। बस इतना ही करना है इस सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे सवाल आता है। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझ सकते हो इसको, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा देर में करेंगे। तो ये बेटा दूसरे टाइप का सवाल है। आपका पहला वाला सवाल मैंने कार्टेशियन फॉर्म वाला कराया था। सिमिलर बेटा आपका वेक्टर फॉर्म पे भी आ सकता है, कि आपको दो लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे दे और आपसे बोल दे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो आपको चेक करना रहता है कि लाइंस बेटा पैरेलल तो नहीं है, तो ये बता देता है आपको। तो यहां पर आपको क्या दिखे कि यार अगर ये इसमें कन्वर्ट हो सके सिंपल मल्टीप्लिकेशन से या फिर डिवीजन से, या फिर ये इसमें कन्वर्ट हो सके, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। तो मतलब ये पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, जो कि यहां नहीं दिख रहा आपको। क्योंकि अगर आप i के कोफिशिएंट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i बनेगा, लेकिन यहाँ पे -2 बनेगा और यहाँ पे देखो +1 है। तो मतलब कहानी अपनी वैसी नहीं बैठ रही है। अब यहां पर बेटा अपने को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, सिंपल है। यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर सबसे पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। इसको आप बोलोगे बेटा क्या, अपना A1 वेक्टर। इसको आप बोलोगे बेटा अपना A2 वेक्टर। इसको आप बोलोगे अपना B1 वेक्टर, और इसको आप बोलोगे अपना B2 वेक्टर। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस के लिए करना क्या है बेटा, B1 को B2 के साथ क्रॉस करो। कर दिया सर, हो जाएगा डन। यहां पर जो दिख रहा है और यहां पर जो दिख रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। फिर इसका डॉट करो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के साथ, A2 माइनस A1। कर लिया। और नीचे बेटा जो तुमने ये क्रॉस करके वेक्टर निकाला होगा, इसी का ही मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, बस इतना कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सारी चीजें दी हुई हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करना तुम लोग जानते हो, सवाल समाप्त। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम, गारंटीड है बेटा इस ऐसा सवाल आने का 5 नंबर में। तो अगर तुम इस सवाल के अराउंड कॉन्सेप्ट्स को देख जाते हो कि भाई ऐसा सवाल आएगा तो कैसे मेरे को स्टेप वाइज सॉल्व करना है यार, और मान लो एग्जाम में जाके यार उससे 3 या 4 स्टेप भी तुमको याद रह गए, तो कुछ तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। अपने आप को एटलीस्ट चांस तो दे रहे होगे यार पास होने का। डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो बेटा देखो ऐसे सवालों में करना क्या होता है, जब आपको ये इक्वेशंस दी हुई है ना, आपको इन इक्वेशंस को पहले रिप्रेजेंट करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ना, उनसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1 -1 और यहां पर हो जाएगा 1 -2 और -2, यहां पर हो जाएगा 2 1 3। ये जो आपने कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाया ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, कैपिटल ए। फिर हम लोग इसके आगे रखते हैं बेटा वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, कॉलम में डाल दो ऐसे एक्स वाई जेड। और इसको इक्वेट करते हैं बेटा, जो ये राइट हैंड साइड पे आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं ना, इससे अगेन हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसे 4 9 1। मतलब तुम कुछ भी नहीं आता, सिर्फ इतना भी लिखा होगे ना बेटा, तो भी वो तुमको 1 नंबर दे देगा। इतना तो कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ भी नहीं किया मैंने। इसको बेटा एक्स मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें हमारे वेरिएबल्स हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको कैपिटल बी कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब बेटा देखो ए को देखो, तुमको ए यहां पे दिख रहा है। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, हमको इसकी जरूरत है, कैपिटल एक्स में जो लोग हैं ना, इनकी वैल्यूज निकालने की जरूरत है। तो यहां से जो ये एक्स मैट्रिक्स है, अगर ये पता चल गया तो उसके एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, ए का इनवर्स निकालो और बी के साथ प्रोडक्ट ले लो। ये फंडा लगता है, मतलब सारी की सारी खोज ना इनवर्स की होती है। और इनवर्स निकालने के लिए बेटा आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, आपको एडजॉइंट चाहिए ए का, और उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है।
अब ये एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है बेटा? एडजॉइंट के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है और फिर उसको ट्रांसपोज करके एडजॉइंट तक पहुंचते हो। लेकिन यहां पर आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको मान लो कुछ बोल देते हो सी, तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना तो आपको पता है किसके बराबर दिखेगा? आपको ये 8i के बराबर दिखेगा, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप करके देख लेना, आपको ये ऐसा एक आता हुआ दिखेगा जहां पर 8 0 0 0 8 0 0 0 8 ऐसे टाइप की चीज दिखेगी। 8 मैंने बाहर निकाल दिया, 8 आई के बराबर दिखेगा। तो अब आपको हिट होगा कि यार यहां पर इनवर्स वाला गेम ही खेलना था मेरे को, और मेरे को ये चीज पता है एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो ये सी भैया हैं ये और कुछ नहीं है दोस्त, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये एडजॉइंट हैं। जो आपको निकालना था वो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, और डिटर्मिनेंट आपको किसके बराबर दिख रहा है? इसके बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहां से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह बेटा ये वाला मैट्रिक्स डालोगे, डिटर्मिनेंट ए की जगह 8 डालोगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा। मतलब इसको 8 से डिवाइड करो और फिर इसके साथ प्रोडक्ट करो, तुम्हारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, सवाल खत्म। ठीक है, इतना पेशेंटली बेटा मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं सिखाया होगा। एकदम ना हालत खराब हो रखी है, सच बोल रहा हूँ, नींद आ रही है, क्योंकि तुम्हारी क्लास ली पहले सुबह, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्लासेस थी भाई, 3.5 घंटे की क्लास मैंने वहां पर ली है। उसके बाद 10th वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करी है आधे घंटे की, अब तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एकदम मतलब बहुत जरूरत है आधे एक घंटे की नींद की, या फिर थोड़ा सा गले को आराम देने की, लेकिन इसके बाद आराम करेंगे अपन लोग। और यहाँ पर मैं एक चीज और तुम लोगों को बता दूं, चलो एंड में बताता हूँ भाई। इस टाइप का सवाल आना भी ऑलमोस्ट तय है कि जहां पर तुमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना होता है या फिर 1-1 ऑन 2 करना होता है। 1-1 ऑन 2 फिर भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बच्चों को उतना इजीली समझ नहीं आता, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना आसान है बेटा। आप लोग इसको पार्ट्स में भी करके आ जाएंगे ना तो भी चल जाएगा काम। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना और सिमेट्रिक प्रूफ करना हमेशा ही आसान होता है। अगर आपको ज्यादा दिमाग लगेगा भी सही या फिर मुश्किल होगी भी सही तो वो ट्रांजिटिव में ही होगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए अपन लोग क्या करते हैं भाई कि अपने को देखना है कि यार ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट, यहां पर देखना है कि अगर ए कॉमा बी है तो क्या बी कॉमा ए टाइप का भी है, और यहां पर चेक करना है कि भाई अगर ए कॉमा बी टाइप का है, बी कॉमा सी टाइप का है, तो क्या ए कॉमा सी टाइप का भी है। ये अपना बेटा बेसिक गेम रहता है। जैसे इस सवाल को मैं तुमको बताता हूं, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अगर तुमको ये रिलेशन दिया हुआ है, यहां पर जिन लोगों का प्रोडक्ट है बाहर उनका सम यहां पर है, यहां पर जिन लोगों का सम है उनका प्रोडक्ट यहां पर है। अब यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? वेदर ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, है ना, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। तो मैं बेटा सी और डी की जगह भी क्या डाल दूंगा? ए और बी डाल दूंगा। तो यहां पर सी और डी की जगह ए और बी डालना है, तो सी की जगह ए और डी की जगह बी डाल दो जहां जहां पे दिख रहा है। तो ए और टाइम्स बी हो जाएगा, बी प्लस ए इज इक्वल टू बी टाइम्स ए, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है? बिल्कुल है बेटा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बस इतना ही करना था। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे बेटा? ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो चेक कर लेंगे कि यार वेदर सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। फिर सिमेट्रिक में आपको थोड़ा सा यहां पर गेम खेलना पड़ेगा कि भाई अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू सम ई एफ है, तो वेदर ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ और नॉट। इस सवाल को मैंने सॉल्व कराया है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे बेटा? यहां पर ना इसको एक अलग नजरिए से देखोगे। कैसे? इसको ऐसे देखोगे, बीसी को यहां ले जाओ प्रोडक्ट को, और एडी के प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पर ले आओ डिनोमिनेटर में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/d। तो अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है ना, तो यहां पर आपको दिख रहा है रेसिप्रोकल्स ले रहे हो आप बीच वालों के, बी और सी के, और राइट हैंड साइड में आप एक्सट्रीम्स वालों के ले रहे हो। तो यहां से ना ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे करेंगे ट्रांजिटिव वाली चीज। तो बेटा ए बी रिलेटेड टू सी डी मतलब कि ये ट्रू है,
फिर हमने बोला कि यार सम सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये मान के चलेंगे। तो अब सी डी यहां हो गया और बेटा फिर हो गया ई एफ। तो अब बीच वाले कौन है, डी और ई, उनको लो लेफ्ट हैंड साइड में उनके रेसिप्रोकल्स, और राइट हैंड साइड में लो एक्सट्रीम्स वाले यानी कि सी और एफ के रेसिप्रोकल्स और ऐड करो। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू हैं तो भाई ए बी और ई एफ में भी सेम रिलेशन दिख जाए। तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड करोगे जब तुम, तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो 1/b प्लस 1/e किसके बराबर आएगा, 1/a प्लस 1/f, है ना। यस। तो अब देखो b और e बीच वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, a और f राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम वाले हैं, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा को नहीं भी समझ आया, छोड़ो इसको, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो प्रूव करके आ सकते हो ना, इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बस ऐसे ही बेटा तुमको ना कुछ सवाल चुनने हैं एग्जाम में और उन पे फोकस करना है, जितना आता है जैसा आता है लिख कर आना। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा बेटा जो आंसर शीट है वो एकदम ही खाली दिख रहा है कि तुमने खुद को चांस भी नहीं दिया बेटा पास होने का, ऐसा मत करना। ABCD is a parallelogram such that AC vector area of parallelogram, बेटा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तुमको, वेक्टर्स ऐड करने रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करने रहेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालो क्रॉस प्रोडक्ट करके। ABCD तुमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD सैंपल पेपर में ऐसा सवाल है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे ऑफिशियल पेपर में भी आ जाए सेट में ऐसा सवाल। AC वेक्टर दिया हुआ है किसके बराबर बेटा, ओ शिट, AC वेक्टर दिया हुआ है बेटा आई कैप प्लस जे कैप के बराबर। BD वेक्टर दिया हुआ है तुमको, देखो ये वाला दोनों के दोनों डायगोनल दिए हुए तो ऊपर नहीं लिखते। AC वेक्टर दिया हुआ है और BD वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड AB वेक्टर और एंड AD वेक्टर। तो बेटा देखो अगर तुमको ये वाला वेक्टर दे दिया है, ये वाला वेक्टर दे दिया है, तुमसे पूछा है ये वाला वेक्टर और तुमसे पूछा है ये वाला वेक्टर, तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर तुम AC वेक्टर को यहां पे लिख दो एक बार आराम से, आई कैप प्लस जे कैप, और ये वाला हो गया अपना 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब सबसे पहला मुद्दा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकाल ही दोगे। मान लो कि ए बी और एडी नहीं भी आ रहा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकाल कर आ जाना। 3 नंबर का सवाल है तो वो 1.5 नंबर तो दे ही देगा, 1 नंबर तो दे ही देगा बेटा, अगर तुमने इतनी मेहनत करी होगी। अब अगर तुम ए बी वेक्टर और एडी वेक्टर और निकाल लो तो बेटा 3 नंबर में सवाल आएगा अगर, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब ए बी वेक्टर और एडी वेक्टर निकालना कैसे है, ध्यान से सुनो। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। एडी वेक्टर और बीसी वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, और इक्वल लेंथ्स के भी हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इसके बराबर होगा। तो चलो ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, या फिर मैं इसको लिख देता हूं सिंपली बीसी की जगह एडी वेक्टर भी लिख दूं तो किसी को कोई गम नहीं होगा, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पार्टीशन। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2i कैप नहीं, ये वाला आई कैप प्लस जे कैप वाला, ठीक है, AC वेक्टर के बराबर, विच इज आई कैप प्लस जे कैप। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में भाई एक बात बताओ सिंपल सी, अगर तुमको इसके बारे में सोचना है तो ये किसके बराबर होगा, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया तुम्हारा AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर का सम हो गया ये, और अब तुमको BD वेक्टर दिया हुआ था ना, ये हाँ DB नहीं था, BD वेक्टर दिया हुआ था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ लगा लो या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। B से A जाओगे, A से D जाओगे, तभी तो ये मिलेगा, देखो, ठीक है। तो आपको यहां से एक दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी ऐसे, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस के। एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, वरना इस सवाल को मैं बेटा 30 सेकंड में भी उड़ा सकता हूं, आपको ऐड कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, सवाल खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आपको एडी वेक्टर दिख रहा है, एडी वेक्टर दिख रहा है, यहां पर आपको ए बी वेक्टर दिख रहा है, तो यहां पर आपको बी ए वेक्टर दिख रहा है। तो क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव्स नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो क्या आप इसको माइनस ए बी वेक्टर लिख दोगे तो कोई बुरा मान जाएगा,
बोलो, बोल दो भाई। बस अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ए बी से ए बी को उड़ा दो, तो ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर आ जाएगा आपके पास। किसके बराबर? 2i प्लस आई 3i प्लस 2j प्लस के। ये लो, जैसे ही एडी वेक्टर आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर, इसको नीचे ले जाना। एडी वेक्टर आ गया, क्या तुम ए बी वेक्टर निकाल लोगे इसमें रख के? तो तुम्हारा यहां तक का सवाल खत्म। उसके बाद एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे? ज्यादा मेहनत मत करना, डायगोनल वेक्टर्स दी हुए हैं, हाफ d1 क्रॉस d2, खत्म। ठीक है, ये चीज करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं मानता हूं प्रोबेबिलिटी बहुत से बच्चों को नहीं समझ आई होगी। प्रोबेबिलिटी में एक क्या इंट्यूशन चाहिए होता है थोड़ा सा, ठीक है। बहुत से बच्चे वो वाला इंट्यूशन नहीं डेवलप कर पाते हैं, बाकी आपकी इच्छा। अच्छा ठीक है, 10th वाले भी यार देखो क्लास के लिए बोल रहे हैं, उनको बोला हुआ है 8 तारीख तक थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहूंगा, उसके बाद आप लोगों को केटर करूंगा। लेकिन वो बच्चे भी एकदम डीएम्स कर करके बोलते रहते हैं सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो। बेटा तो प्रोबेबिलिटी का मैं कह रहा हूँ बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है यार। ऐसे बेसिक आप लोग फॉर्मूला बेस्ड चीजें तो करके जा सकते हो। 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल फंस गया तो यार कुछ ना कुछ मार्क्स तो ऊपर जाएंगे। इसी टाइप का सवाल आएगा तो बड़े प्यार से बना सकते हो, अगर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तुम लोग देख के चले जाओ। वन शॉट का तुम लोग स्टार्टिंग का आधा घंटा भी देख लोगे प्रोबेबिलिटी का, तो इन्हीं सब के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। इवेंट ए एंड बी, event A and B are such that probability of A is equal to this, probability of B is equal to this, probability of not A union not B is 1/4, find whether the events A and B are independent or not। बेटा तो अपने को ये चेक करने के लिए A इंटरसेक्शन B तक पहुंचना पड़ेगा। probability of not A, अब ये फॉर्मूला है सीधा यार, अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया तो सवाल में जान नहीं है, 2 नंबर तुम्हारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर 1/4 दिया हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, विच इज इक्वल टू वट? 3/4। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोडक्ट करोगे तो क्या 3/4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हेंस ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बस इतना करना है सवाल। हाँ जी, कृपा करके एलपीपी करके चले जाना। 5 नंबर का सवाल आएगा, या तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 3 नंबर का सवाल आएगा। इस सवाल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बेसिक चीज है यार। मेरा तो वन शॉट ही एलपीपी का शायद 50-55 मिनट का होगा, नहीं देखा तो देख लेना, सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुमने वेक्टर 3D और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के 2023-24 के सवाल भी देख लिए, या फिर तुमने जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उसको भी देख लिया ना, तो भी तुम यहां से 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े प्यार से बनाकर आ जाओगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जैसे मैं करवा रहा हूं। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A is 2/3, of matrix B is 3/2 and of matrix C is 3/3, then which of the following is not defined। तो मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन पे, मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होता है उस पे बेस्ड ये सिंपल सा सवाल है कि भाई A अगर अपना 2/3 है, B अपना 3/2 है और मैट्रिक्स C है 3/3, तो कौन सा डिफाइंड नहीं होगा? तो बेटा A और B ट्रांसपोज, ए ये है, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 क्या ये ऐड हो सकते हैं? हाँ, एडिशन के लिए सेम ऑर्डर चाहिए होता है। और सी प्रोडक्ट करना है अब, तो सी है 3/3 और ये लोग हो गए हैं 2/3, है ना। एडिशन के बाद आपका सेम ही रहता है ऑर्डर। मल्टीप्लीकेशन के लिए बेटा ये दोनों लोग सेम होने चाहिए, जो यहां पर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पहला ऑप्शन चेक किया, वही अपने को सही मिल गया। If A is a non-singular square matrix of order 3 such that A square is equal to 3A, then find the value of determinant of A। आएगा ही आएगा, adjoint का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, इन्हीं के अराउंड सवाल उसने घुमाने हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। तो बेटा जब A स्क्वायर तुमको 3A के बराबर दे दिया, A स्क्वायर का सिंपल सा मतलब होता है A टाइम्स A, तो डिटर्मिनेंट अगर तुम लोगे यहां पर तो तुम डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हो, और यहां पर 3A जब कांस्टेंट हो बेटा तो डिटर्मिनेंट कैसे खुलता है? ऑर्डर के हिसाब से खुलता है।
तो देखो ऑर्डर 3 है तो 3 को 3 बारी बाहर लाना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, 27 के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर। और आप बोलोगे सर यहां से एक जीरो भी तो आ सकता है, तो यहां पर इसने क्लियरली लिख रखा है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं ले सकते। If A is a skew symmetric matrix of order 3, then the value of determinant A is, ध्यान रखना बेटा, skew symmetric matrix लिख लो, छाप लो दिमाग में, सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर में भी। Skew symmetric matrix of odd order will always have determinant equal to 0, will always have determinant equal to 0। बात समझ आ गई? चलो, सवाल दिया हुआ है आपसे, सिंपली पूछा है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बता दो। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो तो इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। दो 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 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो और माइनस 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 बनाएंगे तो ये -8 के बराबर हो गया। डिटर्मिनेंट निकल गया, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, टू दी पावर n-1। जहां पर n की वैल्यू 3 है तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर के बराबर मेरा आंसर आएगा, विच इज 64। ठीक है, अगेन सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी मैंने अभी वो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में भी तुम लोगों को यूज करके दिखाई थी कि भाई a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए 10i के बराबर दिया हुआ है, मतलब वो इनडायरेक्टली तुमको बता रहा है कि ये 10 के बराबर है। अगर ये 10 के बराबर है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नहीं आए उसमें भी तुक्के तो मार के आ सकते हो तुम। तो तुक्के भी, चलो यार ये मैं वैसे करता नहीं हूं, लेकिन तुमको तुक्का की ट्रिक भी बताता हूं। मान लो कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमने बना लिए, ठीक है, जो 10 बचे ना, अब हमको लगता है कि अगर हम बाकी जो 10 सवाल है ना उसमें अलग अलग ऑप्शन चूज करेंगे ना तो हमारे चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप लोग अगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो ना, तो बाकी 10 क्वेश्चंस में अगर आप एक ही ऑप्शन चूज करके आते हो, जैसे मान लो आपको ए पे फीलिंग आ रही है ज्यादा कि यार बाकी 10 भी करे थे ना, ए पे ही ज्यादा आंसर टिक रहे थे, तो आप बाकी 10 में ना लाइन से ए मारकर आओ। ठीक है, लाइन से बेटा आप लोग ए मारकर आओ, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके यहां से ज्यादा रिस्पॉन्सेज सही हो जाए। अलग अलग मारकर आओगे ना तो एकदम किस्मत भरोसे चले जाओगे, यहां पर थोड़ी सी मैथ्स भी तुम्हारा साथ दे देगी। ये थोड़ा सा तुक्का मारने का लॉजिकल तरीका होता है, ठीक है, कि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी घुसा दी भाई तुक्कों में भी। हाँ जी, हाँ, कि अब ये बेटा थ्योरम बेस्ड सवाल आने लगे हैं कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा लिखा जाता है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, देन बी इज। सवाल पढ़ लिया भाई, अब ऑप्शंस को खंगालो। ये ए मैट्रिक्स जो है ना, ये एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी का सम है, तो आपको बी यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लो कि कौन सा सिमेट्रिक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना सिमेट्रिक ना हो। सिमेट्रिक की पहचान आती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम दिखने चाहिए। तो यहां पर देखो -2 है, 2 है, 2 है, -2 है, दिस कांट बी माय आंसर। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? 2 6 -2 तो यहां पर 2 है तो यहां पर 6 कैसे हो सकता है? बेटा तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूं। कभी कभी तो सवाल में अगर तुम्हारी कच्ची पक्की थ्योरी भी है ना तो भी तुमको ऑप्शन साथ दे देंगे। ए हो गया इसका आंसर, करना ही नहीं है इससे ज्यादा कुछ मेरे को। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, अब देखो बेटा थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, लेकिन एक सवाल मेरे को सॉल्व करता हुआ दिख जाओ तो क्या पता सेम सवाल आएगा तो क्या पता ऑप्शन याद रह जाए तुमको। तो अब तुमको बताना है क्या सिमेट्रिक है क्या क्यू सिमेट्रिक है। आई थिंक ये वाला सवाल मैंने पहले कराया हुआ है और इसमें 2 ऑप्शन सही थे, है ना। इसमें आई थिंक 2 ऑप्शन सही थे, लेकिन अपन लोग ए बी प्लस बी ए को पकड़ते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बेटा आपको ना ट्रांसपोज करना होता है। अब सबसे पहले तो एडिशन पे ट्रांसपोज सिंपली खुल जाता है, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज।
अब जब ये प्रोडक्ट में है ना तो ट्रांसपोज पीछे से खुलता है बेटा, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो अब ए और बी अगर सिमेट्रिक हैं तो ये बी ए प्लस ए बी हो जाएगा, विच कैन बी रिटर्न एज ए बी प्लस बी ए। ठीक है, एडिशन में आप आगे पीछे कर सकते हो मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ए बी को बी ए नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन ए बी प्लस बी ए को बी ए प्लस ए बी लिख ही सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो बेटा ये ट्रांसपोज करने पे सेम ही चीज मिल गई, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। यहां पर एक बार बी ऑप्शन को और चेक करते हैं, क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है कि शायद अगर नहीं, शायद जो मैंने क्वेश्चन करवाया था अपने इलीगल में उसमें कुछ गड़बड़ थी। ए माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपके सामने चेक कर रहा हूं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए ट्रांसपोज और फिर यहां पर माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज तो आपका ए के बराबर है ही और बी ट्रांसपोज आपका बी के बराबर है, तो ये माइनस बी। तो आप लोग बताइए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ए माइनस बी ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर सिमेट्रिक होगा? तो यहां पर ध्यान रखो क्या लिख रखा है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज करने पे अपने को बी माइनस ए टाइप की कुछ चीज मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो अपने को ए माइनस बी ही मिल गया है दोस्त, यानी कि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो शायद ये वाला सवाल सही है, जो मैंने करवाया था उसमें गड़बड़ थी। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन। देखो सिंपल सा सवाल है, दोबारा से डाला हुआ है, लेकिन अब तुमको मैंने तरीका बता दिया है। हाँ जी, ऐसे वेक्टर जो कि इक्वली इंक्लाइंड हो भाई, उस पे सवाल बहुत आते हैं, दिमाग में डाल लो। अगर ऐसे वेक्टर हो जो कि इक्वली इंक्लाइंड हो टू द थ्री एक्सिस, तो सबसे पहले तो बेटा आप उनको कैसे लिख सकते हो, आप उनको ऐसे लिख सकते हो कि भाई आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे बेटा। ठीक है, कोफिशिएंट इनके सेम होंगे। मान लो यहां पर ए है तो यहां पर भी ए, यहां पर भी ए। उसके बाद आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ऐसे किसी भी वेक्टर के बेटा जो कि इक्वली इंक्लाइंड होगा, वो क्या होते हैं, प्लस माइनस 1/√3। ये कुछ बातें हैं, दिमाग में रखो, इनके अराउंड सवाल आते हैं बेटा, भर भर के आते हैं सवाल। पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, तो क्या कंडीशन लगती है, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। प्रोजेक्शन पे सवाल आने के चांसेस हैं। प्रोजेक्शन में क्या करते हैं बेटा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। प्रोजेक्शन 0 है तो दोनों का डॉट करो और 0 से इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 + 3 लैम्डा, तो -2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अब मैं ना तुमको दिखा देता हूं कुछ। ठीक है, हाँ यहां पर आते हैं। देखो मेरे को पता है कि तुम लोगों ने शायद कैलकुलस नहीं हाथ लगाई हो या फिर नहीं समझ आता, लेकिन बेटा देखो इस टाइप के सवाल जहां पर तुमको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे देखो ऐसा सवाल आना तय है, तुम लोगों का ऐसा सवाल आना तय है पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। यहाँ पर वो dy/dx भी पूछ सकता है, d2y/dx2 भी पूछ सकता है। तरीका देख लो कैसे करते हैं आप लोग। यहाँ पर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इतना बेसिक डिफरेंशिएशन तो बेटा हर बच्चे को आता है। तो dx/dt 2t के बराबर है, गंदे भी नहीं दे रखे फंक्शन यहाँ पर। और dy/dt आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3t² के बराबर हो जाएगा। अगर उसने dy/dx पूछा होता तो यहां पर मेरा सवाल खत्म हो जाता, मैं इसको और इसको आपस में बेटा न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में डाल देता, तो मेरा आंसर हो जाता dy/dx आ जाता किसके बराबर, 3t² है ना, तो ये हो जाएगा 3/2t के बराबर, अगर ये पूछता। लेकिन उसने d2y/dx2 पूछा है, तो बेटा यहां तक तो तुमको करना ही है। इसके आगे अब कैसे बढ़ना है, इसी को ही विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो दोबारा से। जब तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो d2y/dx2 किसके बराबर निकलेगा बेटा, 3/2, और फिर t को dt/dx, क्योंकि उसको भी तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे। अब ये dt/dx तुम लोग यहां से पुट कर सकते हो, 1/2t के बराबर हो जाएगा ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4t। तो
आपको अगर इतना आता था बेटा तो आपको 1 नंबर मिल गया कैलकुलस में, जिसके भरोसे आप गए भी नहीं थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि बेसिक बेसिक चीजें कर लो बेटा। देखो सिंपल, उसने दोबारा से आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको बेसिक डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आता है ना, करो और सिंप्लीफाई करो, d2y/dx2 मिल जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट कर देना। तुमको सिंपल सी चीज दी हुई है, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएट करो, d2y/dx2 पूछ रहा है यार। डिग्री, ऑर्डर, ये सारी की सारी बेसिक चीजें करके चले जाओ बेटा, यहीं से ही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएंगे। देखो 6 से 7 सवाल तुम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर 3D के फंसा सकते हो ऑब्जेक्टिव में, और ऐसे सवाल आएंगे अगर तुमने 2 भी सही बना लिए तो बेटा तुम 8 से 10 सवाल तो एमसीक्यूज में ही खींच जाओगे। उसके बाद अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन के चलते ग्रेस मार्क्स खींचो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बस तुमको थोड़ा सा स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब तुमको सीएनडी एओडी नहीं समझ आया है तो तुमको इतना समझना है कि अगर ऐसे सवाल आए कि यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो अगर क्राइटेरिया तुम्हारे दिमाग में बैठ गया बेटा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तुमको डिफरेंशिएट करना आता ही है, सिंपल सा यूवी रूल लगाओगे यहां पर और देखोगे कि यार ऑप्शन में से चेक करो कहां पर ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऐसे सवाल है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू वाला सवाल आता है, dy/dx निकाल के बस वैल्यू पुट करनी है दोस्त, और कुछ नहीं करना इस सवाल। तो कैलकुलस को इतना ज्यादा दिमाग में भारी मत होने दो कि आसान सवाल आए उसको भी छोड़कर आ जाओ। तो ऐसे आसान सवाल तुमको स्पॉट करने हैं बेटा, तुम बड़े प्यार से खुशी खुशी 35-40 मार्क्स बनाकर आ जाओगे। और ट्राई पूरा करना बेटा, वो तीनों घंटे ना तुम्हारी जद्दोजहद चलती रहनी चाहिए, तुमको हार नहीं मानना, बस पेपर में ध्यान रखना। चाहे तुमको आता हो नहीं आता हो, जो भी दिमाग में आ रहा हो ना तुम लोग लिखना, थोड़ा बहुत सेंस भी बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जामिनर बेटा तुम लोगों को कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क्स देख के निकालने की कोशिश करेगा। उसको दिखना चाहिए कि बच्चे ने एटलीस्ट कोशिश करी है, अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ऐसे सवाल तुम्हारे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन पे सवाल, ये वाला सवाल तो बेटा रट जाओ, मैं तो कह रहा हूं। रिपीट हुआ है 2023 में भी, 2024 में भी सेम सवाल आ सकता है तुम्हारे सेट में, किस्मत अच्छी भी, रट जाओ, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n² - n। अगर यहाँ पर 3 लोग हो जाते, 4 लोग हो जाते तो n की जगह वैसी वैल्यूज डाल देते, यहाँ पर 2 हैं तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको काम कर रहा हूं, मैं ना ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं अभी, इसमें ना वेक्टर के और थोड़े बहुत और सवाल हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं। मैं बेटा जितनी मेरी हिम्मत थी ना मैंने खींच दिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक अपडेट और दे देता हूँ यार। मैंने सोचा, आप लोग मेरे से सुबह बोल रहे थे कि हमको सर सुबह एक बार रिवाइज करा दो, लेकिन यार मेरे अंदर का जो टीचर है ना वो नहीं मान रहा है। मैं तुमको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मतलब मैं मानता हूं कि जब मैं प्रीवियस प्लेटफॉर्म में कर रहा था तो मैंने 10th के टाइम पे कराया, लेकिन वहां पर यार एक कंपनी का एटमॉस्फेयर होता है, तुमको पता है कि तुम उनके लिए काम कर रहे हो तो तुम अपने डिसीजन उन पे नहीं थोप सकते। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल ओनर हूं भाई, मेरे को पता है। तो बेटा मैं एज अ टीचर ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता जिससे मेरे को पता है कि यार बच्चों का नुकसान हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में मैं देख रहा हूँ यार, सबने सुबह 5 बजे के सेशन लगा दिए, तो उसको बीट करने के लिए किसी ने 4 बजे लाइव आएगा, और वो 4 बजे वाले को बीट करने के लिए कोई 3 बजे लाइव आएगा, फिर 3 बजे को बीट करने के लिए कोई 2 बजे लाइव आएगा, और ये लूप चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और मेरे भाई, मेरे अंदर का टीचर तो नहीं मान रहा कि मेरे को इस रैट रेस में भागना है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस रैट रेस में भाग के मैं जीत भी गया अगर, तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा बेटा। तो तुम्हारा फायदा होना अल्टीमेट चीज होनी चाहिए। सुबह बेटा पीसफुली अपनी नींद लेना, अगर रिवाइज करने भी हैं फॉर्मूलाज अपने नोट से करो, या फिर जो भी तुमने बेटा वीडियो को शॉर्टलिस्ट करके रख रखा है उससे देखो। सुबह फालतू के लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। रात में तुमको चाहिए तुम 10 बजे तक खींच लो, लेकिन उसके बाद बेटा ठंडे दिमाग से सो जाओ, सुबह प्यार से उठो, दही शक्कर खाओ, मम्मी पापा के पैर छुओ और अपने एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओ। ये जो पैटर्न चालू हो गया है ना बेटा, ये जो गंद चालू हो गया है ना, रैट रेस चालू हो गई है, इसमें मेरे को पार्ट नहीं होना। इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को पता है आप लोगों ने बोला और मैं थोड़ा सा कन्विंस भी हो गया था, लेकिन फिर भी यार मैं इंटरनली खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा, ना मैं ना मेहुल, हम दोनों ही उस थॉट प्रोसेस के नहीं है
कि नंबर्स के चक्कर में या फिर उसके चक्कर में रैट रेस में भागें और आप लोगों के लिए जो बेनिफिशियल नहीं है वो चीज करें। मेरे को अभी भी लगता है कि यार एजुकेशन को ओल्ड स्कूल ही रहना चाहिए। हम भी तो पढ़े हैं यार, हम तो नहीं एग्जाम वाले दिन सुबह 4-4 बजे तक पढ़े हैं। ये सब कॉलेज में हो जाता है जब तुम आप पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं करते हो और तुमको पता है कि वही 3-4 सवाल आने हैं, तो सुबह सुबह बेटा रट के चले गए और अब काम हो गया। अब तुमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुबह पढ़ के तुम पेपर में पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेटा अब एक काम करूंगा, इसकी पीडीएफ मैं तुरंत ना स्कोर अप क्लास 12th वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से पीडीएफ उठा के इन सारे सवालों को बना लेना। दैट इज इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, रात में मैं एक शॉर्ट डालूंगा या तो मैं लाइव आऊंगा टू जस्ट लाइक विश यू गुड लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।